हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतें और उन परेशानियों दिक्कतों के बाद में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है पिछले 3 दिन से कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। एक लेक्चर 7 है वो जी का जंजाल बना हुआ, वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। तो आज जाके ये कंप्लीट हो रहा है और वो भी उस तरीके से नहीं जिस तरीके से हम चाहते थे लाइव हमारी क्लास कंप्लीट हो, लेकिन जैसा कि आपको पता है नेटवर्क का इशू लगातार हम देख रहे हैं और आज ये आपको वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, जैसे भी है कंप्लीट करते हैं सिलेबस को। हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से कंप्लीट को हम अपने टाइम पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना, टाइम पर चीज़ें मिल जाएं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा डिले होगा तो हमारे लिए परेशानी है ना। तो जो चीज़ें बाकी हैं, थोड़ी सी चीज़ें बाकी हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से सुनना जो आज हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली देखो, हमने है ना इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ ली है, लेकिन कुछ जैसा मैंने कहा था कि कुछ आपके बॉन्ड्स होते हैं, वो बॉन्ड्स आपके इंपॉर्टेंट कम है, मतलब उनकी फ्रिक्वेंसी कम है पूछे जाने की, लेकिन आपको पता होना चाहिए उनके बारे में। जैसे कि अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि फ्लोर वाला जो है ना, फ्लोर लास्ट में मैंने फ्लोर पढ़ाए थे, तो फ्लोर अगर आपने नहीं पढ़े होना जरूर पढ़ लेना है ना फ्लोर के बारे में। तो देखो अब हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम सबसे पहले बात करने वाले डच बॉन्ड के बारे में कि ये डच बॉन्ड क्या होता है, ये किस तरह से अलग है बाकी की जो हमने बॉन्ड्स पढ़े थे उनसे। तो पहली बात तो ये समझना कि ये मॉडिफिकेशन है इंग्लिश बॉन्ड का। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये मॉडिफिकेशन है इंग्लिश बॉन्ड का। जो हमने इंग्लिश बॉन्ड पढ़ा था उसको ही मॉडिफाई करके इसको बनाया गया है। ठीक है, पहली बात तो ये कि मॉडिफिकेशन है, सर समझ में आ गया। दूसरा, इसमें मॉडिफाई क्या हुआ है, क्या अलग है, तो ध्यान रखना इसमें क्या होता है कि अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर इसमें यूज किए जा रहे हैं। ठीक है ना, बस इसमें फर्क क्या है कि except that every stretcher course start with a 3/4 brick and every alternate stretcher course is headers is placed after the 3/4 brick as shown in figure। मतलब क्या होता है, मतलब इसका ये समझना कि मैंने क्या किया कि मुझे पता है ये हमारा स्ट्रेचर है, ये मेरा स्ट्रेचर है, तो स्ट्रेचर तो आपने प्रोवाइड कर रखे, लेकिन स्ट्रेचर जब स्टार्ट होगा तो पहला जो आपके ब्रिक आने वाली है वो 3/4 ब्रिक होगी आपके। दूसरी बात, जैसे ही आप क्या कर सकते हो, अल्टरनेट कोर्स पर आप जाते हो, जैसे कि ये वाला कोर्स, इसके जस्ट ऊपर वाले पता क्या होगा, इस पे ये ब्रिक तो है ही है, साथ में एक हेडर भी होगा। इसके अल्टरनेट कौन सा होगा, इसके जस्ट ये वाला ऊपर वाला है ना, अल्टरनेट है ना, ये वाला थोड़ी होगा, ये वाला नहीं, इसके ऊपर वाला देखो यहाँ पर भी हेडर है। ऐसे इसके ऊपर नहीं है ना, तो इसके ऊपर जो आएगा इसके ऊपर वाला उस वाले पे भी हेडर होगा। मतलब आपको क्या करना है, बीच में हेडर्स भी आएंगे, यहाँ पर अल्टरनेट पर आएंगे हेडर। तो ये जो तरीका होगा ये कहलाएगा डच बॉन्ड। ये जो इंग्लिश बॉन्ड है उसका मॉडिफिकेशन है। समझ में आया, समझ में आया नहीं आया कि डच बॉन्ड क्या होता है। अब बात करते हैं रैकिंग बॉन्ड की। जो रैकिंग बॉन्ड होता है, बेसिकली ये रैकिंग बॉन्ड क्या है, ये तभी काम में आएगा जब आपकी वॉल की जो थिकनेस है वो कम से कम 2 ब्रिक से ज्यादा है, 2 ब्रिक से कम ज्यादा होगी, तभी ये बॉन्ड काम में आएगा, उससे पहले ये काम में नहीं आएगा। पहली बात। दूसरी बात, इस बॉन्ड में क्या होता है, 2 टाइप के बॉन्ड बनते हैं, ये 2 टाइप के इसमें बॉन्ड बनते हैं। तीसरी बात कि अगर इसमें बॉन्ड बन रहा है 2 ब्रिक से ज्यादा की अगर थिकनेस है, तो बीच में क्या होगा कि बीच में क्या होगा, वीक सेक्शन बन जाएगा। तो वीक सेक्शन ना बने, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वीक ना हो ये, इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके बीच में हेडर लगाए जाते हैं, इसके बीच में हेडर यूज में लिए जाते हैं। तीसरी बात, 3 बात समझो, चौथी बात अब कर लेते हैं कि इसको जब बनाया जाता है, इसके 2 टाइप मैंने बता तो दिए कि 2 टाइप होते हैं, कौन से कैसे होता है वो भी बात कर लेते हैं। तो जैसा इसका नाम है रैकिंग, रैकिंग का बेसिकली मतलब होता है इंक्लिनेशन। मतलब इसमें जो ब्रिक्स काम में आने वाली है उन ब्रिक्स को हम इंक्लाइन करके रखेंगे। कैसे इंक्लाइन कर सकते हैं, 2 मेथड है, दोनों समझते हैं। एक को तो बोला जाता है हियरिंग बॉन्ड मेथड, एक को डायगोनल। तो हियरिंग में पता है क्या होता है कि जो वॉल का सेंटर होता है ना, उस सेंटर को मार्क करते हैं और सेंटर से क्या होता है, इस तरह से इंक्लाइंड ब्रिक्स बनाई जाती हैं, ऐसे ऊपर की तरफ और जस्ट नीचे की तरफ ऐसे ब्रिक्स चलती हैं, मतलब इंक्लाइंड चलेंगी इस तरह से, मतलब एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, इस तरह से चलेगी और ये चलेगी सेंटर के अबाउट। डायगोनल वाले में क्या होता है, प्रॉपर डायगोनल की तरह ही चलेगी, सेंटर वेंटर नहीं देखा जाएगा इसमें, इसमें डायगोनल की तरह चलेगी, इस तरह से ब्रिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये फेस पर दीवार जो है, वॉल है, उस वॉल के फेस पर ये इस तरह की डिजाइनिंग बनती है। तो किस में बनती है, रैकिंग में बनती है। डायगोनल है और हियरिंग है, 2 टाइप का है। डायगोनल जो होता है कम से कम इसके लिए 2 से लेकर 4 ब्रिक आपको चाहिए, इतनी थिकनेस आपकी होगी तभी ये काम करेगा। ठीक है, तो वॉल के फेस पर हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं डायगोनली। हियरिंग में क्या करते हैं, सेंटर के बाद प्रोवाइड कर सकते हैं और कम से कम 4 वॉल की थिकनेस होनी चाहिए। वहां पे 2 से 4 में चल रहा था काम, लेकिन यहाँ कम से कम 4 वॉल, कम से कम 4 ब्रिक्स वॉल की थिकनेस होगी तभी ये वर्क करेगा। और इसमें जो एंगल है 45 डिग्री का है, मतलब आप सेंटर से ऐसे लेके जा रहे हो ना ऊपर की तरफ नीचे की तरफ इंक्लाइन, तो ये 45 डिग्री का एंगल है। जनरली इसका यूज कहाँ होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जनरली इसका यूज हम करते हैं फ्लोर्स में, फ्लोरिंग जो बनाते हैं ना ब्रिक की, उसमें इस तरह से डिजाइन निकाल के दे देते हैं हियरिंग बॉन्ड वाली,
जिससे क्या होता है, देखने में अच्छा लगता है, अच्छा अपीयरेंस आता है। देखा भी होगा शायद आपने, अलग अलग डिजाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने बॉन्ड्स हैं। अब एक और आता है आपके गार्डन वॉल बॉन्ड। गार्डन वाले में क्या होता है, ये भी दो टाइप का होता है। दो टाइप का कौन सा, एक तो हो सकता है इंग्लिश बेस्ड हो, एक हो सकता है फ्लेमिश बेस्ड हो। इंग्लिश बेस्ड का मतलब क्या है, इंग्लिश का क्या था कंसेप्ट, क्या था इंग्लिश में, क्या होता था कि आप पहले एक कोर्स प्रोवाइड कर सकते हो हेडर का, सॉरी एक मतलब हेडर का प्रोवाइड कर सकते हो, एक स्ट्रक्चर का, एक हेडर का, एक हेडर का, और हेडर स्ट्रक्चर मतलब एक अलग अलग कोर्स बनते हैं। अगर हेडर है तो हेडर ही है, स्ट्रेचर है तो पूरे के पूरे अंदर स्ट्रेचर ही है। लेकिन फ्लेमिश में क्या होता है, एक ही सिंगल कोर्स में हेडर आ जाएगा, फिर उसके बाद स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, मतलब एक ही कोर्स में हो रहा था यहाँ पे काम, दोनों अल्टरनेट आ रहे एक ही कोर्स में। तो ये बेसिक कंसेप्ट था, वो इन्हीं का यूज होगा यहाँ पर। देखो समझना क्या है, मान लीजिए अगर इंग्लिश वाला बॉन्ड हम काम में ले रहे हैं, इंग्लिश वाले में क्या होता है, वन कोर्स ऑफ हेडर इज यूज्ड आफ्टर एवरी 3 और 4 कोर्स ऑफ स्ट्रेचर। मतलब अगर इंग्लिश वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ये है, हो सकता है आपके लिए कि यहाँ पर क्या होगा कि आपने क्या किया, हेडर बना दिया, हेडर मिल गया, फिर स्ट्रेचर, फिर स्ट्रेचर, फिर स्ट्रेचर, मतलब 3 या 4 स्ट्रेचर आएंगे, फिर उसके बाद में फिर आपका हेडर आएगा, फिर स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, फिर आपका हेडर आएगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये इंग्लिश गार्डन बॉन्ड कहलाएगा, ये इंग्लिश गार्डन बॉन्ड है। और पहला जो हेडर आपके आने वाला, उस हेडर के जस्ट बाद में क्या करना होगा आपको, यहाँ पर आपको ब्रिक्स भी काम में लेनी पड़ेगी, अलग से स्पेशल ब्रिक्स काम में लेनी होगी, जो मैंने अलग बताई थी ना, उस तरीके से आपको काम में लेनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। अगर मैं फ्लेमिश की बात करूँ तो फ्लेमिश में क्या होगा कि आप क्या करोगे, जैसे स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, मतलब 3 स्ट्रेचर और उसके बाद में एक हेडर आ गया, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर आ गया, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर आ गया। मतलब वहां पर तुम कर रहे थे 3 से लेके 4 आप स्ट्रेचर प्रोवाइड कर रहे हो ऊपर वाले में, ऐसे अलग अलग कोर्स हैं। जबकि यहाँ पर क्या है, सिंगल कोर्स में ब्रिक स्ट्रेचर की होगी, फिर हेडर की, फिर स्ट्रेचर की, फिर हेडर की, यहाँ सिंगल कोर्स की बात हो रही है। तो ये मेथड हमारा कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है फ्लेमिश गार्डन बॉन्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है मॉन्क। मॉन्क में क्या स्पेशल है, मॉन्क बॉन्ड में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसमें क्या होगा कि आप 2 स्ट्रेचर प्रोवाइड करेंगे और 2 स्ट्रेचर के बाद फिर हेडर, 2 स्ट्रेचर फिर हेडर, सब में कंटिन्यूअसली यही पैटर्न फॉलो होगा सब में। देख लो कहीं पर भी ये 2 स्ट्रेचर है फिर हेडर है, देखो हेडर है, कहीं पर भी चले स्ट्रेचर, 2 हेडर, 2 स्ट्रेचर फिर हेडर, फिर हेडर। तो ये वाला कहलाता है मॉन्क बॉन्ड। तो मॉन्क बॉन्ड क्या है, फ्लेमिश बॉन्ड था, उस फ्लेमिश बॉन्ड को थोड़ा सा वेरी करके, वेरिएशन लाके, और ये हमने प्रोवाइड कर दिया है। समझ में आ रहा है, इसे मॉन्क कहा जाता है। एक होता है आपका इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड, ये भी क्या है आपका, जो इंग्लिश बॉन्ड था उसका मॉडिफाइड है, इंग्लिश बॉन्ड था उसको मॉडिफाई करके इसका बनाया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए जैसे आपने कोई ब्रिक प्रोवाइड की, ये आपको ब्रिक दिख रही है यहाँ पर, ये क्या है आपका स्ट्रेचर है, इसके जस्ट ऊपर जो स्ट्रेचर आएगा ना वो यहाँ आएगा, और उसके ऊपर वाला स्ट्रेचर आएगा वो आएगा यहाँ पर। एक चीज देखने से पता चलती है, यहाँ पर क्या देखने से पता चल रहा है कि सर यहाँ पर आप जो प्रोवाइड कर रहे हो ना, नेक्स्ट ब्रिक जो आ रही है इस तरह से, इनके बीच में डिस्टेंस फिक्स है, हाफ ब्रिक बॉल के बराबर है। देखो ऊपर जाओगे ऊपर भी यही आएगा, देखो इसके ऊपर यहाँ पे। तो यानी इसमें क्या होता है, हाफ ब्रिक वॉल का ऑफसेट होता है। अल्टरनेट जो स्ट्रेचर प्रोवाइड किए हैं, अल्टरनेट स्ट्रेचर पर आपके क्या होगा, हर अल्टरनेट स्ट्रेचर पर आप ध्यान रखना, अल्टरनेटिव स्ट्रेचर पर आपको हाफ ब्रिक का मिलेगा, साथ ही साथ में आपको एक क्या करना होगा, एक हेडर यूज करना होता है आफ्टर फर्स्ट स्ट्रेचर अल्टरनेट आपके स्ट्रेचर में। तो हाफ ब्रिक वॉल का यहाँ पर एक तो ऑफसेट लेना है, और जब भी कोर्स स्टार्ट करोगे आप स्ट्रेचर वाला, तो एक हेडर यूज में लेना है पहले स्ट्रेचर के जस्ट बाद में। बात समझ में आई। तो ये होगा आपका कौन सा, क्रॉस। फेसिंग बॉन्ड, फेसिंग बॉन्ड जैसे हमने पहले भी पढ़ा था गार्डन वॉल के बारे में, वैसा ही है। इसमें क्या होता है फेसिंग वाले में, जब ऐसा लगता है ना हमको जब ये लगता है कि यार अब वॉल जो है उस वॉल के फेस पर ब्रिक्स काम में लेनी है, बहुत ज्यादा ब्रिक्स काम में आ रही है, ज्यादा ब्रिक्स काम में आ रही है, कम ब्रिक कैसे काम में आ सकती है, हम क्या कर सकते हैं कि हम ऐसे 3 है ना, 3 हम क्या कर लेते हैं, स्ट्रेचर काम में लेते हैं, स्ट्रेचर 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 स्ट्रेचर, यानी 3 स्ट्रेचर के कोर्स काम में ले लिए, उसके बाद एक हेडर का ले लिया, फिर वापस से 3 स्ट्रेचर के काम में ले लिए, एक हेडर का ले लिया, ठीक है, फिर 3 स्ट्रेचर के ले लिए, फिर हेडर का ले लिया। तो ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करने से क्या होगा कि हमारी जो ब्रिक्स है, नंबर ऑफ ब्रिक्स, वो कम काम में आएंगी। तो यहाँ पर स्ट्रेचर है, यहाँ पर स्ट्रेचर है, ठीक है ना, और बीच में आपके हेडर्स लगे हुए हैं ये। तो देखो ये हेडर्स हैं, एक हेडर का कोर्स है पूरा का पूरा, फिर हेडर का कोर्स है, फिर हेडर का कोर्स है। तो इस तरह का जो कंसेप्ट होता है ना, ये आपको प्रोवाइड किया जा सकता है कब, जब इकोनॉमिकल आपको सोचना हो, इकोनॉमी चाहिए कि इकोनॉमिकल बॉन्ड बनाना है, तो फेसिंग बॉन्ड वहां पर काम आएगा। एक होता है आपका ब्रिक ऑन एज बॉन्ड। क्या होता है, ब्रिक ऑन एज बॉन्ड। ब्रिक ऑन एज बॉन्ड का मतलब क्या है कि अब ब्रिक्स को हम एज के थ्रू रेस्ट करे जाएंगे, मतलब जो ब्रिक है उसको एज की तरफ से हम उसको रखेंगे। इसको थोड़ा सा नाम भी इंपॉर्टेंट है, नाम इसको और भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है सिल्वर रॉक बॉन्ड।
सिल्वर्स रॉक बॉन्ड बोला जाता है। मतलब अगर आप इंग्लिश बॉन्ड है ना, और इंग्लिश बॉन्ड को थोड़ा सा चेंज कर दो और वहां पर क्या है स्ट्रेचर की जगह पर आप एज वाला प्रोवाइड कर दो कोर्स, तो ये बन जाएगा। जैसे आप ये देख सकते हो, इसकी खास बात भी है, इसमें क्या होता है बीच में गैप आता है, बीच में गैप होता है, बॉक्स बना होता है, बीच में एक कैविटी बॉक्स बना होता है इसमें। ये देख सकते हो आप, ये इसका क्या है एज है, इस एज के थ्रू इनको रखा गया है। देख सकते हो एज, ये एज ऐसे ऊपर ऐसे नीचे होगा तो एज के थ्रू रखा गया है यहाँ पर। तो ब्रिक इसमें क्या है इस तरह से रखी जाती है, इस तरह से ब्रिक रखी जाएगी, यहाँ पर इसको इस तरह से रखा जाएगा। तो ये वाला जो सिस्टम होता है आप देख सकते हो क्लियरली पिक्चर से, तो ये वाला क्या ब्रिक ऑन एज कहलाता है, बॉन्ड का स्पेशल है। इसके अलावा एक बात और अगर आप याद रख सकते हो तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम ब्रिक्स को है ना अरेंज करते हैं ना, जैसे जैसे रखते हैं उनके नाम भी बदल जाते हैं। कैसे, मान लो जैसे मैं हूं और मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मेरा नाम तुमने रख दिया ए, कि सर इस तरह से खड़े हैं तो इनका नाम रख दो ए, और सर अगर यहाँ पर खड़े हैं इस तरह से तो इनका नाम रख दिया बी। मतलब जैसे जैसे मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, जैसे जैसे मैं मेरे खड़े होने का स्टाइल चेंज हो रहा है, वैसे वैसे तुम मेरा नाम बदल रहे हो। तो वैसे ब्रिक्स को जैसे जैसे आप रखोगे ना वैसे वैसे नाम बदल जाएगा। बोले सर आप अभी लग नहीं रहे हो, कि आप ही हो क्या, तो अभी अभी लगने लग जाऊंगा। ये बनाओ मूछें, लो आपने लग गया, मैं अब लग रहा हूं ना मैं, कि मैं ही हूं, है ना। तो ये अब आपको याद रखना है कि कौन सी जो पोजीशन है उसका क्या क्या नाम हो सकता है। जैसे हम जानते हैं कि ये वाला जो फेस होता है आपका, ये स्ट्रेचर कहलाता है अगर ब्रिक्स को ऐसे में रखता हूं तो। ये वाला फेस कहलाता है आपका क्या, ये कहलाता है आपका हेडर, ये कहलाता है हेडर। लेकिन ये नहीं पता होंगे आपको, तो ये आपको पता चला है। अगर आपको ब्रिक कह रहे हैं, ब्रिक को ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया है, अगर ऐसे खड़ा करके रख दिया है ब्रिक को, तो उसका ये वाला जो फेस है ना, ये वाला फेस जो कि पहले ये वाला फेस जो है, ये वाला फेस कहलाएगा आपका शोल्डर। क्या कहलाएगा, शोल्डर कहलाएगा। अगर मैंने इस तरह से रखा हुआ है तो ये बड़ा वाला जो फेस है आपका, ये वाला फेस क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका सेलर। क्या कहलाएगा, ये आपका सेलर कहलाएगा। अगर ब्रिक्स को आपने इस तरह से रख दिया है, एज के थ्रू रखा हुआ है यहाँ पर, और ये क्या कहलाएगा, ये शाइनर कहलाएगा। और अगर इस तरह से रखा हुआ है तो इसको रॉ लॉक कहेंगे, इस वाले फोर्स को रॉ लॉक कहेंगे, ये कहेंगे इनके नाम से। मतलब एक पर्टिकुलर फेस जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह पोजीशन में रखने से, उन फेस के क्या नाम होंगे ये आपको पता होना चाहिए। एक दो बार ये पूछा हुआ है, एक दो बार पूछा हुआ है, ज्यादा नहीं पूछा तो, लेकिन अगर पूछा हुआ है तो हमको पता होना चाहिए ना। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि अमित सर ने ये वाली चीज हमको बताई नहीं है। तो जितना मेरे से हो रहा है, जितना मैं कर सकता हूँ आपके लिए, उतना मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज आपको प्रोवाइड करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। बात समझ में आ गई। देखो बाकी की चीज हमने डिस्कस कर ली थी, कौन कौन से जॉइंट होते हैं, क्या होते हैं। कुछ और भी चीजें दी हुई है सिलेबस में, छोटी मोटी चीजें दी हुई है, माइनर टॉपिक्स हैं। जैसे कि कुछ माइनर टॉपिक्स क्या दिए हुए हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में लिखा हुआ है अपने सिलेबस में, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में ज्यादा कुछ नहीं होता है पढ़ने के लिए, हमारे लिए सिर्फ दो चीजें काम की होती हैं। एक तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.H2O। अब H2O कैसा आएगा, हाफ। पहली बात तो ये। इसका यूज कहाँ होता है सर, इसका यूज तो बहुत जगह होता है। जैसे कि आपके मेडिकल में भी इसका यूज होता है। जैसे आपका हड्डी वड्डी टूट जाती है, पैर वैर टूट गया, तो उसको जोड़ने के लिए पीओपी का ही प्लास्टर लगेगा। तो यानी कि एक चीज समझ में आती है कि अगर आपकी एक हड्डी है, इस हड्डी को तोड़ दिया, आधी हड्डी इधर आधी हड्डी इधर, तो इस आधी आधी हड्डियों को वापस से जोड़ने के लिए क्या पीओपी काम में आएगी। तो फॉर्मूला याद रखने का तरीका याद रखना कि कैल्शियम सल्फेट में अगर मैं क्या करूं, आधी हड्डी जो है आधी आधी उन हड्डियों को जोड़ने का काम में ले रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ आएगा। तो आधी आधी यानी हाफ हाफ ब्रिक जो हड्डियां हैं उनको तोड़ने जोड़ने का काम कौन आएगा, ये आएगा पीओपी। कैल्शियम सल्फेट जो है 0.5 H2 इसका फॉर्मूला होता है, पीओपी इसको शॉर्ट में बोल देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका पूरा नाम है। जिप्सम भी होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम में इसमें फॉर्मूले में फर्क कितना है कि जिप्सम में तो आता है कैल्शियम सल्फेट मल्टीप्लाई 2H2O, जबकि यहाँ पे हाफ H2 है। तो यहाँ पे दो वाटर के आपके क्या आ जाएंगे, अणु आएंगे, दो वाटर के अणु आएंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको, दो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, जबकि यहाँ पे क्या है, हाफ है। तो ये जिप्सम है। जिप्सम का यूज कहाँ होता है, देखो जिप्सम का सिविल इंजीनियरिंग में हम बात करें तो हमारा सीमेंट में यूज हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम यूज पता है कहाँ होता है, इसका होता है फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन में इसका यूज होता है, जिसे हम कहते हैं खाद बनाने में। खाद बनाने में इसका काफी यूज होता है, उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए खेत की, है ना। फर्टिलाइजेशन के लिए इसका हम यूज में लेते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। डीपीसी, अगर आपने एस्टीमेट के वीडियो देखे हैं तो एस्टीमेट के वीडियो में आपने जरूर पढ़ा होगा, डीपीसी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। डीपीसी जो होती है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको किस में मेजर करते हैं, इसकी ग्रेड कौन कौन सी होती हैं, और किस ग्रेड की कितनी थिकनेस होती है, और इसको कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, इसमें वाटर रिपेलेंट मटेरियल कौन सा होता है। तो ये सारी चीजें मैं डीपीसी के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी, इसलिए मैं यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इसको ऐड नहीं किया मैंने। एंटी ट्रीमी ट्रीटमेंट क्या होता है, एंटी ट्रीमी ट्रीटमेंट का मतलब ये होगा कि मान लीजिए आपका घर है और घर में आपका ऐसा है कि दीमक लगने के चांसेस है, वहाँ की मिट्टी ऐसी है, तो दीमक ना लगे उसके लिए जो ट्रीटमेंट किए जाएंगे उसे कहा जाता है एंटी टर्मिट ट्रीटमेंट। ठीक है ना। तो एंटी टर्मिट ट्रीटमेंट किसको कहेंगे, दीमक से बचाने के लिए जो भी ट्रीटमेंट होगा। क्या होता है इस ट्रीटमेंट में,
इसमें कुछ नहीं होता, इसमें क्या होता है, केमिकल आते हैं मार्केट में, उन केमिकल को लाओ, उन केमिकल का यूज करो, और इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट हो सकते हैं, बचा सकते हैं फिर इनको दीमक से। तो खाद जब जैसे आप मान लीजिए कि प्लास्टर वगैरह कर रहे हैं, फ्लोरिंग वगैरह बन रही है, तो उसी टाइम पर इसका यूज किया जाता है जिससे कि परमानेंटली इससे बचा जा सके। आप चाहें तो गूगल करके इनके केमिकल्स के नाम याद भी रख सकते हैं, सर्च करके अपने नोट्स में ऐड कर लेना, लेकिन एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, तो ज्यादा हमको ऐसी चीजें लिखनी नहीं है नोट्स में जो हमको याद ही नहीं करनी हो, है ना, या लिख लेंगे तो याद करनी पड़ेगी, और एग्जाम में बहुत कम पूछी नहीं जाती, मैंने तो अभी तो कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए इसके अलावा आपने दिया हुआ है एक कंपोजिट मोटार सिलेबस में। कंपोजिट मोटार क्या होता है, तो जो कंपोजिट मोटार होता है उसमें क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मली मोटार में क्या होगा, नॉर्मली जो प्लास्टर होगा, नॉर्मल प्लास्टर में हमने सीमेंट ले लिया, सैंड ले लिया, लेकिन कंपोजिट में क्या होगा, और भी चीज होंगी, हो सकता है लाइम मिला लिया, सुर्खी मिला लिया, पोजोलाना कोई मटेरियल है वो मिला लिया, तो अलग अलग चीज अगर मिला रहे हो तो उसको क्या कहा जाएगा, उसे कंपोजिट प्लास्टर कहा जाएगा। अब ये जो कंपोजिट प्लास्टर है ये डिपेंड करता है कि आप एक्सटर्नल वॉल पर यूज में ले रहे हो या इंटरनल वॉल पर यूज में ले रहे हो। अगर इंटरनल है तो उसके हिसाब से इसकी कोटिंग होगी, यानी उसकी थिकनेस होगी, एक्सटर्नल है तो उसके हिसाब से कोटिंग और थिकनेस होती है। तो कंपोजिट का मतलब उसमें और भी मटेरियल्स हैं, ये बात काम की है, और कुछ इसमें कुछ काम का नहीं है। इसके अलावा जॉइंट्स के बारे में मैंने बताया था कि एक्सपांशन जॉइंट जो है आप प्रोवाइड कर सकते हो अपने स्ट्रक्चर्स में, इसके बारे में मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था, आरसीसी में मैंने बताया था कि 45 मीटर पर आप क्या कर सकते हो, इंटरवल पर एक्सपांशन जॉइंट करते हो। ब्रिक मैसनरी अगर है तो ब्रिक मैसनरी में 40 मीटर पर आप यूज में लेते हो, तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी थी, इसलिए मैं ज्यादा चीजें मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो जहां से जो क्वेश्चन बन सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है वही चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और टॉपिक दिया हुआ है स्टोन पिलर्स के बारे में कि स्टोन पिलर क्या होते हैं। तो देखो, अगर मैं बोलता हूं ड्राई स्टोन पिलर है तो बात अलग है, स्टोन पिलर है बात अलग है, दोनों बात अलग है। वेट स्टोन पिलर है बात अलग है। तो पहले मैं वेट का बता देता हूं कि अगर मान लो वेट स्टोन पिलर होता तो क्या होता। वेट स्टोन पिलर का मतलब है कि ऐसा पिलर जिसमें आपने क्या है कि कोई बाइंडिंग मटेरियल काम में लिया है, बाइंडिंग मटेरियल। और बाइंडिंग मटेरियल क्या हो सकता है, मोर्टार हो सकता है, सीमेंट मोर्टार हो सकता है ना। यहां पर दिख रहा है कहीं मोर्टार, कहीं मोर्टार है नहीं है इस इमेज में, इस पिक्चर में कहीं पर भी नहीं। यानी कि ऐसी स्ट्रक्चर, स्टोन की कोई ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसा पिलर जिसमें आपने क्या है, बाइंडिंग मटेरियल काम में नहीं लिया, सीमेंट काम में नहीं ली, या लाइम काम में नहीं लिया, तो उसे कहा जाएगा ड्राई स्टोन पिलर। तो उसे ड्राई स्टोन पिलर कहा जाएगा अगर आपने कोई भी उसमें बाइंडिंग मटेरियल काम में नहीं लिया है। तो जैसा कि बिना बाइंडिंग मटेरियल के भी हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कई ऐसी पुरानी स्ट्रक्चर है जो बिना बाइंडिंग मटेरियल के बनी हुई है। और अगर कहीं स्टोन पिलर होता तो स्टोन पिलर तो आपने ऑलरेडी देखे हैं, याद दिलाऊं, किसी मंदिर में गए हो, किसी मस्जिद में गए हो, दरगाह में गए हो, बड़े बड़े तो बड़े बड़े हॉल बने हुए होते हैं, वहां पर क्या होते हैं कि आपके स्टोन के कॉलम्स बनाए हुए होते हैं, पिलर्स बनाए हुए होते हैं, जिनको स्टोन से काट छाट के उसमें डिजाइनिंग करके फिर बना दिया जाता है। मतलब एक सिंगल यूनिट होती है स्टोन की, होती है ना सिंगल यूनिट, वो होती है आपकी स्टोन पिलर। ठीक है ना। राम मंदिर अभी बन रहा है, उसकी जब भी खबरें आती थी राम मंदिर की तो हमेशा उनकी पिक्स दिखाई जाती थी कि उनके ऊपर वर्क कर रहा है, उनकी तराश रहे, उनको बनाया जा रहा है। तो ऐसा आपने ऑलरेडी देखा हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूँ देखा होगा आपने, नहीं देखा तो गूगल एक बार सर्च कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ माइनर टॉपिक थे, ये माइनर टॉपिक थे जो कि हमने अभी नहीं किए थे। ठीक है। फ्लोरिंग के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली थी कि फ्लोरिंग कितने टाइप की, वीडियो ऑलरेडी है अवेलेबल, उसे आप देख लेना। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है वो हमारा कंप्लीट हुआ है, धक्के दे के लास्ट में थोड़ा कंप्लीट हुआ है, बहुत परेशानी आई लेकिन हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आगे चलना है, मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं 40+ MCQs। बेसिकली MCQs नहीं है, ये है PYQs। PYQs बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट है, ऑल स्टेट के आपके जितने भी AE JE के जो पेपर्स होते हैं ना, उन सभी पेपर क्वेश्चंस हैं, उन पेपर्स में से कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ 40+। देखो होने क्या है, अभी देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं सब्जेक्ट कंप्लीशन के बाद में कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, 40, 50, 100 जितने भी करवा सकता हूँ हर सब्जेक्ट के। उसके बाद में सिर्फ क्वेश्चन हम करेंगे। वहां पर हम क्या करने वाले हैं, एक तो मैं डिग्री वालों के लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो इजी क्वेश्चन है जिनके आने के चांसेस हैं अपने एग्जाम में, उनका अलग से एक सेशन चला करेगा। मान लीजिए एक वीक हमने वही किए, एक वीक हमने SSC के पुराने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उससे फायदा ये होगा कि अभी जो बच्चों के डाउट नहीं, डाउट डिस्कस नहीं कर पा रहा ना, मैं डाउट सॉल्व नहीं कर पा रहा, किसी का भी डाउट आता है मेरे पास, मैं इमेज सेंड करता हूं, मैं उसको सॉरी बोल देता हूँ यार अभी टाइम नहीं, मैं आपको आगे चल के मैं कुछ ना कुछ करने वाला हूँ। तो मैं ये क्या करूंगा, एक वीक पर्टिकुलर डिसाइड कर दूंगा, भैया इस वीक इंजीनियरिंग सर्विसेज के ये सब्जेक्ट हमको करने हैं, ईजी वाले क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको, सॉल्व कर लिया आपने, डाउट आया सर ये डाउट है, आपका डाउट डिस्कस कर लिया मैंने। SSC के पुराने सॉल्व करने वाले इस वीक में, इस दिन ये सब्जेक्ट है, पुराने जितने भी आपके डाउट हैं, सर मेरे ये डाउट है इतने नंबर का, ये फोटो भेज दो, लो भाई डिस्कस हो गया। तो इस तरह से चलेगा, जिससे क्या है कि
चीजें स्ट्रीम में रहेंगी, प्रॉपर शेप में रहेंगी। क्योंकि आप में अगर जैसे 10,000 बच्चे हैं अभी, तो 10,000 में से अगर 1,000 बच्चे ने भी मुझे किसी दिन डाउट सेंड कर दिए, 1,000 डाउट कैसे सॉल्व करूंगा मैं? और उन्हें 1,000 में से क्या होगा, हो सकता है कि मिक्स चल रहे हो, किसी ने पूछ लिया वापस वही पूछ रहा है, वापस वही पूछ रहा है, तो ऐसा ना हो। वैसे ही अकेला इंसान क्या क्या करेगा, है ना? तो आप समझ सकते हो, टीम नहीं, हमारे पास कोई बड़ी टीम है नहीं, 2 लोग हैं, 2-3 लोग हैं, वही अब काम करते हैं, वो भी लिमिटेड टाइम के साथ में। तो चीजें हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना हो पाएगा बेस्ट से बेस्ट हम आपके लिए करने के लिए रेडी, बेस्ट से बेस्ट। आपके सिलेक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड होगा ना, वो हम करने वाले हैं, जो चीज चाहिए होगी वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं 2-3 बार लाइव आया हूँ, लाइव आके मैंने क्लास लेने की कोशिश की, मैं विफल रहा, मैं फेल रहा, दोनों तीनों बार इंटरनेट जवाब दे जाता है, इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कत आ रही थी। लेकिन फिर भी आप मेरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई और चैनल होता, अगर नॉर्मल वैसे क्लास होती तो मुझे पता है कि मुझे सुनने के लिए भाषण मिलते बहुत बढ़िया, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मेरा, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस सपोर्ट का, और मैं हमेशा याद रखूंगा आपके इस सपोर्ट का। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ में नेक्स्ट वीडियो अपना आने वाला है जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, और कल ये वीडियो आपको टाइम पर मिलेगा, ये मेरा वादा है। चाहे मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूं टाइम पर, या मैं लाइव हूं, लेकिन आपको टाइम पर मिलेगा ये वीडियो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर वेयर कर लेना, और आप डोनेशन करना चाहो तो डोनेशन भी आप कर सकते हो। ठीक है, जो स्टूडेंट कर सकता है वो करना, जो नहीं कर सकता कोई बात नहीं, जो चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा हमारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।